हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अद्वैत एजुकेशन पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अगेन हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि एनटीपीसी के पेपर में किस तरीके के सवाल पूछे गए। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीकरणीय। क्या होता है? नवीकरणीय। यदि हिंदी में बात कहूं तो इसको कहते हैं नवीकरणीय। ऑप्शंस है सोलर, विंड, ओशियन एंड कोल। तो आइए आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखाती हूं कि नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत होते क्या हैं। तो ये है माय डियर स्टूडेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, और इधर है राइट साइड में आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो भी होता है उसको हिंदी में कहते हैं नवीकरणीय स्रोत। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? नवीकरणीय स्रोत। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को हम कहते हैं अनवीकरणीय। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय स्रोत। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऊर्जा के जो नवीकरणीय स्रोत होते हैं, नवीकरणीय का मतलब है नवीनीकरण किया जा सकता है जिसका। क्लियर? और अनवीकरणीय का मतलब है हम उसका नवीनीकरण नहीं कर सकते। कैसे नवीनीकरण नहीं कर सकते मैम? नवीनीकरण का मतलब है कि इट मींस आप उसको दोबारा इजिली फॉर्म नहीं कर सकते हो, दोबारा नहीं बना सकते हो इजिली। क्लियर? जबकि यदि मैं कहूं नवीकरणीय, एक दिन सोलर का एग्जाम्पल है जिसमें आज आपने धूप ली तो क्या कल धूप कम हो जाएगी? क्या परसों धूप कम हो जाएगी? या कभी नरसों का भी धूप कम हो जाएगी? नहीं होगी, है कि नहीं। लेकिन यदि आप आज कोल का यूज कर रहे हैं तो धीरे धीरे माइंड से कोल खत्म होता जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि इन ईंधनों की जगह हमें ये यूज करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे आजकल सोलर एनर्जी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि डर है कि जैसे ही ये ईंधन खत्म हो जाएंगे तो इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, और उतने समय का इंतजार पॉसिबल नहीं है। यदि खत्म हो गए तो इंस्टेंट नहीं बन सकते, जबकि इनको हम इंस्टेंट इनको रिन्यू कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम कोई भी एग्जांपल दे, सोलर का दे, बायोमास का दे, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, तो क्या किस चीज के एग्जांपल होने वाले हैं? ये सब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के एग्जांपल। क्लियर? लेकिन यदि क्रूड ऑयल की बात हो, आपकी कोल की बात हो, नेचुरल गैस की बात हो, न्यूक्लियर एलिमेंट्स की बात हो, तो ये कहलाते हैं ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो यहां पर ऑप्शन था कि इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो नवीकरणीय तो सोलर भी है, विंड भी है, ओशियन वेव्स भी है, सिर्फ कोल ही ऐसा है माय डियर स्टूडेंट्स जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहलाता है। क्लियर? यानी कि हम कोल टिक करने वाले हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन वाटर बेस्ड ऑन। कोई भी वस्तु पानी पर तैर पाती है या लिक्विड पर तैर पाती है किसी भी, क्यों? क्या रीजन है ऐसा? पहला है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नेक्स्ट है हुक्स लॉ, अगला है फैराडेस लॉ, अगला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था जिसके थ्रू पता चला कि कोई भी वस्तु यदि तरल पे तैर पा रही है, नाव को तैरते हुए सभी ने देखा है। देखा है कि नहीं देखा है? चलो, नाव को तैरते हुए यदि आपने देखा है तो ये चीज आप बड़े आसानी से समझ पाओगे जो एग्जांपल मैं अभी देने वाली है। सपोज करिए ये आपकी वही नाव है बचपन की जिसको आप कागज की बना करके पानी में क्या करते थे? तैराया करते थे। तैराया करते थे कि नहीं? चलो, ये पानी बनाया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि किसी तरल माध्यम में, यानी किसी भी लिक्विड में, जैसे सपोज करो ये पानी है ना, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल, वस्तु क्या है? यहाँ पर नाव है। इस नाव पर क्या लगता है माय डियर स्टूडेंट्स? नीचे की ओर से लगता है एक बायंट फोर्स। ये बायंट फोर्स क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है रो V इंटू जी। यानी कहना चाहिए जो बायंट फोर्स है वो ऐसा बल है जो वस्तु को ऊपर की ओर उछालता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं उत्प्लावन बल। अब ये जो लगने वाला बल है, ध्यान देना, ये लगने वाला बल है उत्प्लावन बल, जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, उस वस्तु द्वारा यानी कि नाव द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। नाव जैसे ही पानी में आई तो कुछ ना कुछ तरल को डिस्प्लेस किया होगा, भाई किया होगा, जाहिर सी बात है। सपोज करो इतने एरिया में तो उसने पानी को हटाया होगा, तो इस नाव ने जितना पानी हटाया उसके भार के बराबर होगा। यानी कि जो ई होता है माय डियर स्टूडेंट्स, या कहें जो उत्प्लावन बल है, वो किसके भार के बराबर है? विस्थापित तरल के भार के बराबर है। जितना भी लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस्ड हुआ उसके इक्वल होता है। तो यानी कि दो ही
ही चीजें हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, क्या क्या? पहला है बायएंड फोर्स और दूसरा है इस नाव द्वारा हटाए गए तरल का भार। यदि ये दोनों बराबर हैं तो वस्तु क्या होगी? पानी पे तैरेगी। लेकिन यदि बराबर नहीं है तो क्या होगा? यदि आप कील डुबाते हो, पानी में डालते हो, तो क्या होता है? तैरती रहती है या डूब जाती है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो है इसके इक्वल नहीं हो पाता है, इस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर नहीं हो पाता है। तो आर्किमिडीज जी ने एक सिद्धांत दिया कि भाई कोई भी वस्तु, नाव जो है पानी में क्यों तैर पाती है, उसका एक ही रीजन है कि लगने वाला जो बायएंड फोर्स है वो किसके बराबर है? इस वस्तु द्वारा ये जो द्रव हटाया गया उसके भार के बराबर है। क्लियर? चलिए, तो क्या ऑप्शन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स? हम टिक करने वाले हैं यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से कोई भी वस्तु पानी में तैर पाती है। क्लियर? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है ब्लैंक इज यूज्ड इन पेरिस्कोप। पहले हमें समझना होगा ये पेरिस्कोप क्या होता है मैम। चलो अभी दिखाती हूँ पेरिस्कोप क्या होता है ना। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं कि निम्नलिखित में से हम किसका उपयोग करते हैं पेरिस्कोप में, है ना। जो पेरिस्कोप एक उपकरण है, क्या इसमें आप प्लेन मिरर यूज करते हैं, क्या प्रिज्म का यूज करते हैं, क्या कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो आइए दिखाती हूँ कि पेरिस्कोप दिखता कैसे है। ये कुछ दिख रहा है यहाँ पर। पेरिस्कोप कुछ ऐसा दिखता है। इसका जो सबसे बढ़िया यूज है माय डियर स्टूडेंट, जो सबमरीन होते हैं यानी कि पनडुब्बियां होती हैं, वो कैसी होती है? पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं। अब भाई पानी के अंदर डूबी हुई है, उसको कैसे पता चलेगा कि पानी के ऊपर क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें आ रही हैं? उसको थोड़ी दिख रहा है। तो ये पेरिस्कोप लगा होता है जिसमें होते हैं दो प्लेन मिरर, आप देख सकते हो, एक यहाँ और एक यहाँ, जो कि 45 डिग्री पर होते हैं। कितने? 45 या 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लगे होते हैं। तो ये जो पेरिस्कोप है ये पानी से बाहर रहता है, यानी कि पानी के ऊपर क्या क्या चीजें आ रही हैं, हो रही हैं, ये यहाँ से होते हुए पनडुब्बी के अंदर बैठे हुए इंसान को दिख पाता है। तो पेरिस्कोप के थ्रू हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो इसमें यूज क्या हो रहा है मैम? इसमें यूज हो रहा है दो प्लेन मिरर। तो हमारा क्या क्वेश्चन था कि हम क्या चीजें यूज करते हैं पेरिस्कोप में? तो हम यूज करते हैं प्लेन मिरर। क्या यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? प्लेन मिरर। यानी कि पेरिस्कोप क्या है? तो पेरिस्कोप एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात इमेज बना रहा है। अ पेरिस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर नॉट इन अ लाइन ऑफ स्ट्रेट एंड which are not in line of straight observation। यानी कि स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्वेशन में यदि नहीं है, किसी एंगल पर है, तो उसको देखने के लिए हम पेरिस्कोप का यूज करते हैं। स्पेशली ये क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इमेज फॉर्म करके दे रहा है आपको, है ना। मिरर यूज हो रहा है, जाहिर सी बात है इमेज दिखा रहा है कि ऊपर क्या क्या चीजें हैं, वो पनडुब्बी के अंदर बैठे हुए इंसान को दिखा रहा है। क्लियर? चलिए, तो ये हमने देखा कि पेरिस्कोप जो है इसमें हम एक मिरर यूज करते हैं, क्या? प्लेन मिरर। चलिए, अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द ब्लैंक आर फॉर्म्ड बाय सैंड एंड स्लिट डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एंड सी वेव्स। यानी निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी मिट्टी है जो डिपॉजिट होती है नदी द्वारा और समुद्री वेव्स द्वारा? क्लियर? तो भाई हिंदी में तो जलोढ़ मिट्टी जो है, इसको हम कहते हैं बाढ़ द्वारा लाई हुई मिट्टी, क्या होती है? जो समुद्र के किनारे की, नदी के किनारे की मिट्टी होती है। यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? पहला है लेटेराइट, अगला है एल्यूवियल, नेक्स्ट है आपका पीटी या मार्शी सॉइल, अगला है सलाइन या कि एल्कलाइन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम एल्यूवियल सॉइल या इसी को हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का मतलब ही होता है बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी। इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? एल्यूवियल सॉइल। तो क्या होगा? डिपॉजिटेड बाय रिवर एंड वेव्स। तो कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, है ना, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बाढ़ वाली मिट्टी कह रहे हैं, तो बाढ़ कहाँ से आती है? नदी या समुद्र से ही आती है। क्लियर? तो एल्यूवियल सॉइल इज अ फाइन ग्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होती है, बहुत ही फाइनली होती है, क्योंकि नदी के किनारे की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है ना, इसीलिए कह रहे हैं सबसे ज्यादा ये फर्टाइल सॉइल होती है। डिपॉजिटेड बाय वाटर फ्लोइंग ओवर फ्लड plains or in a river beds, this soil covers 43% of the total soil cover in India। 43% लगभग कवर करती है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। क्लियर? इट इज कॉमनली फाउंड इन गैंगेटिक प्लेन्स, रिवर वैलीज, डेल्टास एंड एस्चुरीज। क्लियर? यानी कि जो भी भाई नॉर्मल सी बात है, नदी के किनारे की मिट्टी है तो उपजाऊ तो होनी ही है ना, और 43% कवर करते हैं। तो गंगा का जो मैदान है वहां भी, जो रिवर वैलीज है, जो रिवर डेल्टा बना रही है ना, सभी जगह क्या होगी? यही जलोढ़ मिट्टी होगी। क्लियर? चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ब्लैंक इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल नहीं है? नहीं पे फोकस करना माय डियर स्टूडेंट, इज नॉट एन एग्जाम्पल। क्या क्या है? ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ अ स्टार, मिरेजेस, lateral inversion, bending of light while passing through a medium। तो my dear students, ट्विंकलिंग ऑफ जो स्टार है यानी कि तारे जो है रिफ्रैक्शन की वजह से ही चमकते हैं, यानी कि ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट है मिरेजेस, तो ये भी भैया प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही फॉर्म होता है कि नहीं? क्लियर। नेक्स्ट है आपका, इस पे आते हैं बाद में, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम। तो यदि मैं नॉर्मली डिफाइन करूं रिफ्रैक्शन को, तो रिफ्रैक्शन डिफाइन ही क्या होता है कि यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से, जिस मार्ग से वो आ रहा है उस मार्ग से विचलित हो जाता है। अब या कि वो अभिलंब के पास आएगा या कि अभिलंब से दूर हटेगा। तो यदि वो विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और मुड़ने के बाद यदि वो सघन से विरल में जा रहा है, क्योंकि ये क्लास है, सपोज करो ये ग्लास है, तो यहां से क्या होने वाला माय डियर स्टूडेंट्स? यहां से होने वाला है दूर हटने वाला है। यानी कि प्रकाश आया, अपने मार्ग से विचलित हुआ एंड देन फिर से विचलित हो गया। तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है यहाँ पर, लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन जो है वो एग्जाम्पल नहीं होगा रिफ्रैक्शन का, लेकिन समझना तो होगा कि लेटरल इन्वर्जन होता क्या है। आइए दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन का। आप यदि यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो तो ये एम्बुलेंस में ध्यान दिया हो कभी तो कैसा लिखा होता है? कुछ ऐसा, AMBULANC कुछ ऐसा, यानी कि लेफ्ट से आकर के राइट की तरफ। लेकिन जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है माय डियर स्टूडेंट्स? ये बकायदा सीधा दिखता है, राइट टू लेफ्ट दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता? ऐसा दिखता है, AM, ये कुछ आपको ऐसा दिखता है। यानी कि हुआ क्या? यानी कि ये तो था लेफ्ट टू राइट, लेकिन हमको दिख रहा है राइट टू लेफ्ट। यही कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। यानी कि जब when an object is placed in front of the plane mirror, then the right side of the object appears to be the left side and left side appears to be the right side। यानी कि मिरर इमेज फॉर्म हो गया, जो लेफ्ट से राइट था, यानी कि जो लेफ्ट से ऐसा चल रहा था वो कैसा हो जाएगा? राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो लेफ्ट टू राइट कैसा दिख रहा है? राइट टू लेफ्ट। सपोज करो यदि हम सीधा लिख देते तो आपको कैसा दिखता? आपको दिखता ऐसा। तो क्या समझ में आता? नहीं आता। ये तो नोन वर्ड है एम्बुलेंस, तो समझ आया? नहीं होता नोन वर्ड तो नहीं समझ आता है ना। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि हम इसका उपयोग जो है, लेटरल इन्वर्जन का सबसे बड़ा यही है कि हम लेफ्ट टू राइट लिख देते हैं, जो कि हमको मिरर में एकदम सीधा दिखाई देता है। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी, लेटरल इन्वर्जन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सी पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल क्या है? ये देखो, ये भी जो था ये भी क्या है कि जो तारे चमकते हैं वो क्यों चमकते हैं? क्योंकि डिफरेंट मीडियम से होते हुए आपकी लाइट आप तक पहुंचती है, यानी कि रिफ्रैक्शन ही हो रहा है यहाँ पर। तो तारों का चमकना भी किसका उदाहरण है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का उदाहरण है। क्लियर? छठवां सवाल कह रहा है एनटीपीसी का, रेलवे का, क्या कह रहा है? ब्लैंक इज नॉट कॉज्ड बाय एयरबोर्न ट्रांसमिशन। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो हवा द्वारा ट्रांसफर नहीं होती? नॉट पे फोकस भी करना है बच्चों, क्योंकि नॉट यदि आप नहीं देखोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, है ना। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो हवा द्वारा ट्रांसफर नहीं होती? तो भाई चिकन पॉक्स भी होती है, मीजल्स भी होती है, क्लियर, ट्यूबरकुलोसिस भी होती है। सिर्फ यहाँ पर हेपेटाइटिस बी ही ऐसी है जो ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होती है, ना कि एयर के थ्रू। एयरबोर्न नहीं है। आइए दिखाती हूँ। ये देखो, ये क्या है? मिजल्स है, जिसको हम रैशेस कहते हैं। रैशेस कुछ ऐसे हो जाते हैं, यदि किसी को इतने ज्यादा रैशेस हैं और आप उनके कांटेक्ट में आते हैं तो एटमॉस्फेरिक ट्रांसफर हो जाता है, एयर के थ्रू वो आपको भी हो सकता है। क्लियर? यानी कि मिजल्स तो हो सकता है आपको भी। अब देखते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। यानी कि हेपेटाइटिस बी जो है माय डियर स्टूडेंट्स, हेपेटाइटिस बी इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एयर। यानी कि हेपेटाइटिस बी जो है हवा में ट्रांसफर नहीं होती। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड नीडल, बॉडी सीक्रेशंस,
प्लेसेंटा एंड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। क्लियर? यानी कि जो हेपेटाइटिस बी है वो कैसे ट्रांसफर होगा, आपने किसी का इन्फेक्टेड नीडल यूज कर लिया, क्लियर, किसी के थ्रू आपका ब्लड ट्रांसफर हो गया, आप किसी के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आए, तो यदि ये सारी चीजें हैं तो आपको क्या होगा, हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अदरवाइज एयरबोर्न नहीं होगा, क्लियर, हवा के थ्रू ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स एंड मीजल्स, बिल्कुल ये दोनों क्या होते हैं, किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, हवा के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। एंड ट्यूबरकुलोसिस भी जो माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी इट इज ट्रांसमिटेड बाय इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स एक्सपेल्ड बाय डिसीज पर्सन, सो इट एयरबोर्न डिसीज। क्योंकि जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, जिसको ऑलरेडी टीबी है, यदि वो खांस रहा है तो उसके जो पार्टिकल्स निकले वो दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं, किसके थ्रू, एयर के थ्रू। तो यानी हमने देखा कि हेपेटाइटिस बी जो है सिर्फ वही क्या है, ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होता है, एयर के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता है। क्लियर? कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पर टिक करने वाले हैं हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ब्लैंक इज नोन एज डिसीज मोस्टली कॉज्ड बाय ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड का मतलब है कि व्यावसायिक हेल्थ इशू हो रहे हैं ना, यानी कि आप कहीं काम कर रहे हैं, उस काम की वजह से आपको बीमारी हो सकती है, वो इन चारों में से कौन होगी? क्या साइफिल हो सकता है, या सिरोसिस हो सकता है, या सिलिकोसिस हो सकता है, या पार्किंसन बीमारी हो सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि सिलिकोसिस नाम की ऐसी एक बीमारी है जो फेफड़ों में जाकर के सिलिका का वहां पर जमना क्या कहलाता है, सिलिकोसिस कहलाता है। आइए दिखाती हूं, जैसे आप सपोज करिए किसी फैक्ट्री माइंस में काम कर रहे हैं, है ना, वहां पर सिलिका निकल रहा है, तो एकदम माइन्यूट माइक्रोन वाले पार्टिकल्स जाते हैं और लंग्स में जमा हो जाते हैं। सिलिकोसिस इज नोन एज द डिसीज मोस्टली कॉज्ड बाय ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड्स। क्लियर? इट ऑकर्स ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ सिलिका डस्ट पार्टिकल, यानी कि आपने वहां पर सांस ली, आप बहुत धूल वाले एरिया में काम करते हो, तो सिलिका का जो डस्ट पार्टिकल है वो श्वास के थ्रू अंदर जाएगा और लंग्स में इकट्ठा होते होते वो लेयर बनाने लगता है। उस लेयर को आप हटा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। क्लियर? क्योंकि बहुत ही माइक्रोन पार्टिकल होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। These particles cut lung tissue and cause pulmonary disorder। हाँ बिल्कुल, ये क्या करते हैं, जो फेफड़े का टिश्यू है उसको काटने लगते हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से पल्मोनरी डिसऑर्डर हो जाता है। क्लियर? इट ऑकर्स इन द पर्सन्स वर्किंग इन माइंस, ग्लास इंडस्ट्रीज। क्लियर? यानी कि जो भी ग्लास जहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, कांच बन रहा है, यदि आप ऐसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो वहां पर सिलिकोसिस होने की संभावना अधिक होती है। क्लियर? तो ये हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो था आपका साइफिल, जो था साइफिल बीमारी, जो था साइफिल इस बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, जबकि सिरोसिस इज अ लिवर डिसऑर्डर कहलाता है, एंड पार्किंसन डिसीज इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है आपकी पार्किंसन। और बात की जाए सिरोसिस की, तो सिरोसिस इज अ लिवर डिसऑर्डर। सिरोसिस के अलावा साइफिल की बात करें तो ये सेक्सुअली ट्रांसफर होती है। तो सिर्फ ऐसी कौन सी बीमारी बची जो कि बाहर जाने से, यानी व्यावसायिक स्थान पर जाने से हो रही है, तो ये जो हो रही है आपकी सिलिकोसिस हो रही है। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स हम कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिलिकोसिस इज द ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड डिसीज। क्लियर? चलिए आप यहाँ पर देख सकते हो जो लंग्स होते हैं, यहाँ पर एक बढ़िया, हाँ ये लंग्स हैं, यहाँ पर आ करके ऐसा क्या करता है, यहाँ पर धीरे धीरे लेयर बनाता जाता है, सिलिका ऐसा लेयर बनाता जाता है और लेयर ऐसा ऐसा पूरा यहाँ जमने लगता है, और जम करके क्या होता है, उसको निकालना बहुत कठिन होता है, उसका इलाज अभी नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज रिलेटेड टू गैसियस, यानी कि 4 नियम दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा नियम नहीं है गैस का, यानी कि 3 नियम गैस के दिए हुए हैं, चौथा कौन सा नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है जो जूल का नियम है इसको हम ऊष्मा का नियम कहते हैं, यानी ऊष्मा से रिलेटेड है, ना कि गैस से रिलेटेड। तो बायल का नियम, एवोगैड्रो एंड चार्ल्स के नियम, ये तीनों ही गैसियस रिलेटेड लॉ कहलाएंगे, जबकि जो जूल का नियम है वो क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट, ऊष्मा का नियम कहलाएगा। क्लियर? चलिए तो ये होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है, ब्लैंक द इंस्ट्रूमेंट
The instrument used to examine a person digestive tract is called, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड यदि कोई इशू हो गया है तो इनमें से ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिसको हम यूज करते हैं? तो जाहिर सी बात है एंडोस्कोप का यूज हम करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पता लगाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला माय डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअल में जो माय डियर स्टूडेंट्स है ये कुछ एंडोस्कोप ऐसा दिखता है ना, इसके थ्रू हम माउथ से अंदर डाल करके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव यहाँ पर लाइन है इसके अंदर कैसा क्या बीमारी है सारी चीजों का हम पता लगाते हैं। क्लियर? तो जो एंडोस्कोप है उसके थ्रू हम क्या पता लगाते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन अ पर्सन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड एंडोस्कोप। इट इज यूज्ड टू व्यू द कंडीशन ऑफ एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल बताया है मैंने बहुत अच्छे तरीके से। तो एलिमेंट्री कनाल क्योंकि डाइजेस्टिव इशू हो रहे हैं आपको, तो हम पूरा पता करते हैं कि एलिमेंट्री कनाल में आपका क्या क्या, और एलिमेंट्री कनाल क्या क्या है पूरा आता है आपकी आहार नलिका में क्या क्या इशू हो रहा है। क्लियर? चलिए, तो किसके इसको मतलब किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पता करते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोप इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 10 कह रहा है ब्लैंक इज यूज्ड इन येलो लैम्प स्ट्रीट लाइट। जो स्ट्रीट लाइट होती है येलो कलर की उसमें हम कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? नियॉन का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का या सोडियम का? तो माय डियर स्टूडेंट सोडियम गैस का यूज हम करते हैं किसमें? स्ट्रीट लाइट में। यदि वो येलो लाइट दे रही है इसका मतलब है कि सोडियम यूज हुआ है वहां पर। सोडियम इज यूज्ड इन येलो लैम्प फॉर द स्ट्रीट लाइटनिंग। सोडियम हम यूज करते हैं किसमें? स्ट्रीट लाइटनिंग पर्पस में, यदि हमको येलो लाइट चाहिए तो। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स ये था आज के एनटीपीसी के पेपर का डिस्कशन। नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करेंगे कल, तो मिलते हैं कल अगेन नए पेपर के डिस्कशन के साथ। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू क्लास।